नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी एंड गेट सक्सेस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मंजू चौधरी हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नई क्लास के साथ। देखिए, हम राजस्थान कल्चरल में राजस्थान की चित्रकला पढ़ रहे थे। उसका एक पार्ट हमने पढ़ लिया है, क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो एक क्लास में पढ़ा नहीं जा सकता। दूसरी क्लास ले रहे हैं हम आज उसमें, तो आज उसमें 2 टॉपिक क्लियर करेंगे, मारवाड़ शैली और हाड़ौती शैली। उसके बाद में तीसरी जो क्लास लेंगे उसमें हम वो ढूंढार शैली पढ़ेंगे और जो न्यू चित्रकार है भी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, हमने चित्रकला जो हम अपने राजस्थान की है उसका प्राचीनतम कौन सा चित्र है, उसका वैज्ञानिक विभाजन किसने किया, ये सब पढ़ लिया था। मेवाड़ शैली के बारे में पढ़ लिया था पिछली क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ेंगे मारवाड़ शैली और हाड़ौती शैली। तो आइए चर्चा करते हैं मारवाड़ शैली के बारे में। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं सदी में मारुदेश में चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया है। तिब्बती इतिहासकार जो लामा तारानाथ थे, उन्होंने 7वीं सदी में मारुदेश में यानी मारवाड़ में चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया है। कौन से चित्रकार का? श्रृंगधर का। किसने उल्लेख किया है? तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने। पश्चिम भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया। इस श्रृंगधर विशेष क्यों है? क्योंकि इसने पश्चिमी भारत में कौन सी शैली को जन्म दिया? यक्ष शैली को, यानी जिसमें यक्षों का, यक्ष यक्षिणी का चित्र बनाया जाता है। किसने जन्म दिया इसको? श्रृंगधर ने। किसने लिखा इसके बारे में? तिब्बती इतिहासकार कौन? लामा तारानाथ। मारवाड़ शैली के प्रारंभिक चित्रावशेष। अब इस शैली की प्रारंभिक जानकारी यानी प्रारंभिक चित्रावशेष कहाँ से मिलते हैं? प्रतिहारकालीन औध निरुक्ति वर्ती में मिलते हैं। जो हमने पढ़ा था कि राजस्थान के प्राचीनतम तो कहाँ मिलते हैं? प्रतिहारकालीन औध निरुक्ति वर्ती। अगर आपसे ये पूछा जाए कि औध निरुक्ति वर्ती ग्रंथ किस काल का है, तो प्रतिहारकालीन। मारवाड़ी साहित्य के प्रामाण्यों पर आधारित चित्रण अधिक है। देखिए, मारवाड़ी जो शैली है इसमें जो चित्रण हुआ है, अब आपको बताया कि हर शैली में किसी न किसी विषय के चित्रण की अधिकता रहती है। तो मारवाड़ी साहित्य में किस विषय पर अधिक चित्रण हुआ है? प्रेम आख्यान, यानी जो लव स्टोरीज होती है उन पे ज़्यादा चित्रण हुआ है मारवाड़ शैली में। बात करते हैं मारवाड़ शैली की जो उपशैलियाँ हैं, जो सबसे जो विशेष है, फेमस, कौन सी? जोधपुर शैली। वैसे आपको पता है कि जोधपुर को ही मारवाड़ कहा जाता था पहले, तो जोधपुर शैली। मारवाड़ में कला एवं संस्कृति को नवीन प्रवेश देने का श्रेय किसको? मालदेव को जाता है। मारवाड़ में कला एवं संस्कृति को जो नवीन प्रवेश देने का श्रेय किसको जाता है? मालदेव को। इस काल की प्रतिनिधि चित्रशैली के उदाहरण कहाँ मिलते हैं? इसके उदाहरण चोखेलाव महल में और चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र, और एक ग्रंथ है चित्रित किया हुआ, कौन सा? उत्तराध्ययन सूत्र। 1610 में लिखित एवं चित्रित भागवत मेवाड़ प्लस मारवाड़ की विशेषताएं। 1610 ईस्वी में जो भागवत यानी जो लिखी भी गई और जिसमें चित्रित भी किया गया है, कौन सी शैली की विशेषताएं मानी जाती है? इसमें मेवाड़ी प्लस मारवाड़ी दोनों शैली की विशेषताएं। किसमें? भागवत में। 1623 में कलाकार वीरजी द्वारा पाली के विठलदास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की गई। वेरी इंपॉर्टेंट, रागमाला चित्रावली कौन सी शैली का चित्रित ग्रंथ है? जोधपुर शैली का या मारवाड़ शैली का। कब चित्रित किया गया? 1623 में। किसने किया? कलाकार वीरजी ने। लघु चित्रों में छोटे आकार की इकहरी वसली पर निर्मित। ये कैसा है? लघु चित्रों में छोटे आकार की इकहरी वसली पर निर्मित शुद्ध राजस्थानी शैली में। कैसा है ये ग्रंथ? शुद्ध राजस्थानी शैली में। महाराजा जसवंत सिंह, मुगल शैली का प्रभाव, कृष्ण चरित्र की विविधता। अब देखिए, महाराजा जसवंत सिंह के समय में जोधपुर शैली की क्या विशेषता रही या किस विषय में ज़्यादा चित्र बनाए गए, तो इसमें क्या मुगल शैली का प्रभाव आया? किस पे? जोधपुर शैली पे। और किसके ज़्यादा चित्र बने? कृष्ण भगवान के चरित्र के अलग अलग चित्र बनाए गए, यानी कृष्ण चरित्र की विविधता दर्शाई गई। महाराजा अजीत सिंह, जिसे सब जानते हैं कान का कच्चा, किसे कहा गया है? महाराजा अजीत सिंह को इतिहासकारों ने कान का कच्चा कहा है, क्योंकि इन्होंने अन्य सामंतों के बहकावे में आके और दुर्गादास को देश निकाला दे दिया था, इसलिए इसको कहा गया है अजीत सिंह। जबकि ये बैठा भी गद्दी पर किसकी वजह से था? दुर्गादास की वजह से। सबसे सुंदर एवं प्राणवान चित्र किसके काल में बने? महाराजा अजीत सिंह के काल में। महाराजा अभय सिंह। चित्रकार डालचंद, वेरी इंपॉर्टेंट, चित्रकार डालचंद कौन सी शैली का चित्रकार है? जोधपुर शैली या मारवाड़ शैली।
ये किसके काल में था? महाराजा अभय सिंह के काल में। विशेष ख्याति प्राप्त चित्र महाराणा अभय सिंह नृत्य देखते हुए। देखिए महाराजा अभय सिंह वही है जिनके समय खेजड़ली की जो घटना हुई थी, यही है महाराजा अभय सिंह। तो चित्रकार डालचंद विशेष ख्याति प्राप्त चित्र महाराजा अभय सिंह क्या कर रहे हैं? नृत्य देखते हुए। कब बनाया था? 1725 में मेहरानगढ़ जोधपुर संग्रहालय में और कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय में। महाराजा मानसिंह, अब देखिए महाराजा मानसिंह के काल में 1803 से 1843 चित्रकला का चरमोत्कर्ष। नाथ संप्रदाय के अनुयायी, नाथों से संबंधित असंख्य चित्र। देखिए जो महाराजा मानसिंह थे ये नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। इन पे जो नाथों का सबसे ज्यादा जो प्रभाव था जोधपुर के जिस शासक पर, वो कौन थे? महाराजा मानसिंह। और जो जोधपुर की जो चित्रकला का चरमोत्कर्ष यानी जिसे स्वर्ण काल माना जाता है, किसके, कौन से महाराजा का काल था? मानसिंह का। नाथ संप्रदाय के अनुयायी, नाथों से संबंधित असंख्य चित्र। प्रमुख चित्रकार अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, माधोदास, राम सिंह भाटी और शिवदास इत्यादि। मारवाड़ जोधपुर शैली, प्रेमाख्यान प्रधान विषय। डोला, मरवण, मुमल, महेंद्रा, रूपमती बाज बहादुर, कल्याण रागिनी प्रसिद्ध रहे। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि मारवाड़ शैली पे कौन से विषय पे अधिक चित्र बने? लव स्टोरीज पे यानी प्रेम आख्यान पे। तो इसमें प्रेमाख्यान प्रधान विषय किस पे ज़्यादा बने? ढोला, मरवण। एक तो जो ढोला मरवण है, एक मुमल महेंद्रा, जो मुमल जो जैसलमेर की राजकुमारी थी, महेंद्र जो पाकिस्तान अमरकोट का राजकुमार था, रूपमती बाज बहादुर, कल्याण रागिनी। इस पे चित्र बने हैं कौन सी शैली में? मारवाड़ शैली में यानी जोधपुर शैली में। अब देखिए इसमें विशेषता क्या रही जो चित्र बने? पुरुष लंबे चौड़े गठीले बदन, गलमुछ, ऊंची पगड़ी, राष्ट्रीय वैभव के वस्त्राभूषण। अब आप देखिए चाहे पुरुषों के चित्र कोई सी भी शैली में बन जाए, अधिकतर यही रहेगा, दाढ़ी मूछ पगड़ी वगैरह। तो इसमें लंबे चौड़े गठीले बदन, गलमुछ और ऊंची पगड़ी, राष्ट्रीय वैभव के वस्त्राभूषण। स्त्रियों की वेशभूषा में ठेठ राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी और लाल फूंदनों का प्रयोग, बादामसी आंखें। बादामसी आंखें कौन सी शैली में बनाई गई? जोधपुर शैली में। ऊंची पाग जोधपुर शैली की निजी देन है। जोधपुर शैली की निजी देन कौन सी है? ऊंची पाग। लाल पीले रंग का बाहुल्य स्थानीय विशेषता, ये भी स्थानीय विशेषता है इसमें। कौन सा? लाल और पीले रंग का बाहुल्य यानी सबसे ज्यादा कौन सा रंग है? लाल और पीला। प्रकृति का चित्रण मारवाड़ के परिवेश के अनुकूल, और मारवाड़ में जो प्रकृति का जो परिवेश पाया जाता है, जो प्रकृति पाई जाती है, यानी उसी के हिसाब से चित्रण किया गया। चित्रों में खंजन पक्षी को बखूबी दर्शाया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी शैली में खंजन पक्षी को बखूबी दर्शाया गया है? जोधपुर शैली में। तो ये थी हमारी जोधपुर शैली। महाराजा मानसिंह के समय नाथों का जो नाथ था, उसका नाथ संप्रदाय था, उसका ज्यादा प्रभाव रहा इस शैली पे। अब बात करते हैं बीकानेर शैली की। बीकानेर की स्थापना किसने की थी? राव जोधा के पुत्र राव बीकानेर। प्रादुर्भाव, अब देखिए बीकानेर शैली का उद्भव कब हुआ? 16वीं सदी के अंत में। राव राय सिंह, भागवत पुराण, इसी शैली के प्रारंभिक चित्र। 16वीं सदी के अंत में बीकानेर चित्र शैली का उद्भव हुआ यानी जन्म हुआ। राव राय सिंह जो थे बीकानेर के, इनके काल में भागवत पुराण पर इस शैली के प्रारंभिक चित्र बने। इस शैली के प्रारंभिक चित्र किस शासक के काल में बने? तो राव राय सिंह। मुगल कलाकारों को साथ लाए उस्ता अली रजा व उस्ता हामिद रुकनुद्दीन। अब देखिए आप, जब हमारे देश में मुगलों का शासन था तो उस समय राजस्थान के राजपूत राजा अधिकतर, जैसे कि महाराणा प्रताप, इनको छोड़ के, मतलब उदयपुर वालों को छोड़ के बाद में तो इन्होंने भी संधि कर ली थी, अधिकतर किसके शरण में थे? मुगलों की शरण में। तो अब वो वहाँ जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम कहीं जाते हैं तो वहाँ की किसी न किसी कला का हम उससे कुछ सीख के आते हैं, उसका फर्क पड़ेगा हमारी इस कला पे। जैसे कि अब वहाँ ये गए तो इनको वो चित्र वगैरह पसंद आए, तो वहाँ से ये अपने साथ 2 मुगल कलाकार साथ लेके आए, जिनका नाम क्या था? उस्ता अली रजा व उस्ता हामिद रुकनुद्दीन। अब देखिए बीकानेर शैली में 2 परिवारों का चित्रकला पर विशेष प्रभाव है। बीकानेर में 2 परिवार ऐसे हैं जिनका चित्रकला पर विशेष स्पेशली प्रभाव है और एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो मथेरन कला और एक उस्ता कला।
ये किसकी देन है? मथेरण परिवार और उस्ता परिवार। मथेरण परिवार जैन मिश्रित राजस्थानी शैली। मथेरण शैली कैसी शैली है? अब देखिए इनके बारे में, जो मथेरण कला है, उस्ता कला है, इनके बारे में हम विस्तृत तरीके से जब हस्तकलाएं पढ़ेंगे तो उनमें पढ़ेंगे कि इनकी क्या विशेषताएं हैं। यहाँ तो हम सिर्फ इतना ही पढ़ रहे हैं कि ये शैली कौन सी शैली की देन है। तो मथेरण परिवार जैन मिश्रित राजस्थानी शैली, उस्ता परिवार मुगल शैली। उस्ता परिवार कौन सी शैली में चित्रित करता? मुगल शैली में। ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण उस्ता कला कहलाया। ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण क्या कहलाया? उस्ता कला। विशुद्ध रूप, अब देखिए इस शैली का स्वर्णकाल यानी विशुद्ध रूप जब सबसे ज्यादा सुंदर और सबसे ज्यादा शुद्ध चित्र बने, किसके काल में? अनूप सिंह के काल में। बीकानेर शैली का स्वर्णकाल कौन सा कहलाएगा? अनूप सिंह। अनूप सिंह के समय प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? देखिए रामलाल, अली रजा, हसन। उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं, संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी काव्य, इन सब पे चित्र बनाए। 18वीं सदी में ठेठ राजस्थानी शैली में चित्र। 18वीं सदी में बीकानेर में कौन सी शैली में चित्र बने? ठेठ राजस्थानी में। लाल, बैंगनी, जामुनी, स्लेटी रंग का प्रयोग, कौन से रंगों का प्रयोग किया गया? लाल, बैंगनी, जामुनी, स्लेटी। अब देखिए विशेषताएं क्या है बीकानेर शैली की? ऊंची मारवाड़ी पगड़ियाँ, ऊंट, हरिण, बीकानेरी रहन सहन। ऊंची मारवाड़ी पगड़ियाँ, ऊंट जिनमें, हरिण, बीकानेरी रहन सहन, राजपूती संस्कृति की छाप। बरसते बादलों में से सारस की नयनाभिराम आकृतियां। देखिए बरसते बादलों में यानी बादलों पर अधिकतर चित्रण कौन सी शैली में किया गया है? बीकानेर में। बीकानेर बैफ और बादल कौन सी शैली में? बीकानेर शैली में। बरसते बादलों में से जो सारस जो नाचते हैं, जो हमारे नैनों को बहुत प्यारे लगते हैं, कौन सी शैली में बनाए गए हैं? बीकानेर शैली में। फवारों, दरबार के दृश्यों में दक्षिण शैली का प्रभाव। अब देखिए इसमें दक्षिण शैली का प्रभाव भी हुआ। कौन से चित्रों में? जो फंवारे लगाए गए हैं और जो दरबार के दृश्य हैं उसमें दक्षिण शैली का प्रभाव भी हुआ। ये हुई हमारी बीकानेर शैली। बीकानेर शैली का विशुद्ध रूप या स्वर्ण काल किसका काल कहलाता है? अनूप सिंह का काल। अब हम बात करते हैं किशनगढ़ शैली की। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किशन सिंह 1609 में किशनगढ़ की नींव। किशनगढ़ की नींव किसने रखी? किशन सिंह ने। कब रखी? 1609 में। राज परिवार पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव। यहाँ के राज परिवार पर कौन से संप्रदाय का अधिक प्रभाव रहा? वल्लभ संप्रदाय का। अब देखिए संप्रदाय का प्रभाव राज परिवार पर होने से क्या होता है? अब जितने भी पहले जो चित्रकार थे या ये कलाओं में जो माहिर थे, ये किसके संरक्षण में कार्य करते थे? जो वहाँ के राजा महाराजा होते थे। बेचारी आम जनता के पास इतने पैसे कहाँ से थे कि इनसे चित्र बनवाए या इनको अपने संरक्षण में रखे? तो राज परिवार पर किसी भी संप्रदाय का असर होने का क्या फर्क पड़ता था? जैसे आप किसी भगवान, मान लो किसी भी एक के भक्त हो, तो आप अगर किसी से चित्र बनवाओगे, जैसे आप ऐसे मान लो चित्र की छोड़ दो, आप एक गाड़ी लाते हैं, आप उस गाड़ी पे नाम किसका लिखवाओगे? आगे अपने आराध्य देव का। तो इन राज परिवार जिस चीज का प्रभाव इन पे होता था, जिस चीज को ये अपना आराध्य देव मानते थे, तो चित्र किसका बनवाएंगे? उसी का बनवाएंगे, तो ज्यादा उन्हीं के चित्र बनेंगे। तो राज परिवार पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था। कृष्ण की लीलाओं का साकार स्वरूप के चित्रण के माध्यम से, कृष्ण लीलाओं का साकार स्वरूप चित्रण के माध्यम से किया गया। राजा सावंत सिंह का काल 1748 से 1764 स्वर्ण युग। किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग कौन से शासक का काल कहलाता है? राजा सावंत सिंह, जिनका उपनाम क्या? नागरीदास। ये नागरीदास के नाम से रचनाएं करते थे। और जो किशनगढ़ की जो प्रसिद्ध चित्र है किशनगढ़ का, जो आज तक सैकड़ों बार पूछा जा चुका है, बनी ठनी, ये कौन थी? ये नागरीदास की प्रेमिका थी, जिसपे इन्होंने अपने जो दरबारी चित्रकार था निहाल चंद, उनसे चित्र बनवाया था। तो नागरीदास किसको कहते हैं? राजा सावंत सिंह को। बनी ठनी का चित्रकार कौन? मोहरध्वज निहाल चंद। 1973 में डाक टिकट जारी भारत सरकार द्वारा। बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया गया भारत सरकार द्वारा। कब? 1973 में। भारत की मोनालिसा। भारत की मोनालिसा किसे कहते हैं? बनी ठनी को। किसने कहा? एरिक डिकिंसन ने। और वैसे किशनगढ़ शैली का अगर किसी प्रकाश में लाने का श्रेय भी किसी से जाता है? एरिक डिकिंसन को। तो भारत की मोनालिसा किसने कहा? एरिक डिकिंसन ने। किसको कहा? बनी ठनी को।
पुरुष आकृति, अब देखिए किशनगढ़ शैली में जो चित्र बनाए जाते हैं उनमें पुरुष आकृति कैसी होती है? लंबा, इकहरा, नील छवि युक्त शरीर। मैंने आपको अभी बताया था कि जिस संप्रदाय का प्रभाव रहेगा वो उसी के ज़्यादा चित्र बनवाएंगे। इन पे वल्लभ संप्रदाय यानी कृष्ण भगवान का, ये इसी को मानते थे। तो उसने जो नागरीदास थे, जो सावंत सिंह थे, उन्होंने खुद को कृष्ण का रूप और इसकी बड़ी ठणी को प्रेमिका का यानी राधा का रूप देके अनेक चित्रों का निर्माण करवाया। अब आपको पता है कि कृष्ण का कलर कैसा था? नीला कलर था। तो जब जो चित्र बनाएंगे उनमें कलर कैसा रहेगा? जैसा भाई होगा वैसा ही। तो नीला कलर का, लंबा, इकहरा, नील छवि युक्त शरीर, मोती जड़ित सफेद मूंगिया पगड़ी, उन्नत ललाट यानी उभरा हुआ ललाट जो आगे की ओर उभरा हुआ हो, खंजनाकृत कर्णांत, खंजन की तरह कान तक खींचे विशाल अरुणाभ नयन। आप बनी ठनी का चित्र देखे हो, उसके अलावा एक राधा कृष्ण का चित्र है वो देखे हो। खंजन आकृति यानी खंजर की तरह आकृति वाली आंखें, बिल्कुल जो कहाँ तक खिंची हुई, कानों तक खिंची हुई। नारी आकृति, तनवंगी, लंबी, गोर वर्ण, नुकीली चिबुक, सुराहीदार गर्दन, पतली कमर, लंबी पंखुड़ी सी आंखें, ये किसकी? नारी आकृति की। कई बार पूछा गया है। दूर दूर तक फैली झील, केली करते हंस, बतख, सारस, तैरती नौकाएं, केले के गाछ, रंग बिरंगे उपवन, ये किस शैली की विशेषताएं हैं? किशनगढ़ शैली की। चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली क्रीड़ाएं, चांदनी रात में राधा कृष्ण क्रीड़ाएं कर रहे हैं यानी झूल रहे हैं, कहीं खेल रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली क्रीड़ाएं, प्रातःकालीन और संध्याकालीन बादलों का चित्रण, कौन सी शैली में? किशनगढ़ शैली में। इसमें ज्यादा कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है? सफेद, गुलाबी, स्लेटी और सिंदूरी रंग। अब देखिए यहाँ पे जो चित्रकार है, कई बार देखिए कई बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये चित्रकार है शैलियों के, इनका जोड़ा दे देंगे आपको कि इस शैली के चित्रकार कौन से हैं। नानक राम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, एक निहालचंद, एक मोरध्वज, निहालचंद, बदन सिंह, रामनाथ, सुवाईराम और लालड़ीदास, ये कौन सी शैली के चित्रकार है? ये किशनगढ़ शैली के चित्रकार है। अब बात करते हैं अजमेर शैली की। दरबारी एवं सामंती संस्कृति का प्रभाव अधिक, कौन सी शैली पे? अजमेर शैली पे। इसमें दरबारी एवं सामंती संस्कृति का प्रभाव अधिक था। गांवों में लोक संस्कृति तथा ठिकानों में राजपूत संस्कृति का वर्चस्व। गांव में तो कौन सी संस्कृति का? लोक संस्कृति यानी जो लोगों की जो संस्कृति है उस पर आधारित चित्र बने, तथा ठिकानों में राजपूत संस्कृति का वर्चस्व। भाई ठिकाने के ठिकानेदार कौन होते? राजपूत होते, तो उन्हीं की संस्कृति का वर्चस्व रहेगा। बिनाई, सावर, मसूदा, जूनिया, चित्रण परंपरा अजमेर शैली। अब देखिए अजमेर शैली की चित्रण जो परंपरा है वो किसने डाली? कौन से ठिकानों ने? बिनाई, सावर, मसूदा, जूनिया के विकास और संवर्धन में विशेष योगदान। इन ठिकानों की शैलियों ने, चित्र शैलियों ने अजमेर शैली के विकास में विशेष योगदान दिया। जूनिया का चांद। अब देखिए यहाँ पे जो ठिकाने दिए गए हैं उनके जो कलाकार थे फेमस, उनका नाम दिया गया है। जूनिया ठिकाने का कौन? चांद। सावर का तैयब, नांद का राम सिंह भाटी, खरवा से जालजी एवं नारायण भाटी, मसूदा से माधोजी एवं राम, तथा अजमेर के अल्लाह बख्श, उस्मा और साहिबा स्त्री चित्रकार विशेष रूप से उल्लेखनीय। देखिए अब तक हमने जितनी भी शैलियाँ पढ़ी है, पहली जो महिलाएं जो चित्रकार थी वो कहाँ आई थी? नाथद्वारा शैली में। अब हम पढ़ रहे हैं दूसरी बार महिलाएं चित्रकार। महिलाएं चित्रकार इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कमी है, पुरुष चित्रकार तो हर शैली में है। उस्ना और साहिबा, ये कौन सी शैली की चित्रकार है? महिलाएं अजमेर शैली की। याद रखना, वो पहले नाथद्वारा शैली में और अब अजमेर शैली में। जूनिया के चांद द्वारा अंकित राजा पाबूजी का सन 1698 में व्यक्ति चित्र शैली का सुंदर उदाहरण। राजा पाबूजी, इनका चित्रण, इस चित्र का चित्रण कौन सी शैली में हुआ है? अजमेर शैली में। कौन सी ठिकाने की शैली में? जूनिया के। इस कलाकार का नाम क्या है? चांद। जूनिया के चांद द्वारा अंकित राजा पाबूजी का सन 1698 में व्यक्ति चित्र शैली का सुंदर उदाहरण है। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म को समान प्रश्रय, ऐसी कौन सी शैली जिसने हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म को समान प्रश्रय दिया बिना किसी भेदभाव के? तो अजमेर शैली।
बात करते हैं नागौर उपशैली की। लकड़ी के कुंवाड़ू एवं भित्ति चित्रण में मारवाड़ शैली का प्रभाव। नागौर शैली में जो चित्रण किया गया है लकड़ी के कुंवाड़ू एवं भित्ति, यानी लकड़ी के किवाड़ जानते हो, गेटों पे आप देखना चित्र बनाए गए हैं पहले वाले। अब तो क्या, अब तो गेट ही शानदार तरीके के लगाते हैं, शानदार तो काहे के हैं, पर पहले वाले अगर आप कला देखोगे तो ऐसे लगेगा नहीं कि ये सब हाथों से इतनी शानदार तरीके से बनाई गई है। तो लकड़ी के कुंवाड़ू एवं भित्ति चित्रण, यानी दीवारों पे जो चित्रण है उस पर कौन सी शैली का प्रभाव है, मारवाड़ शैली का प्रभाव है। वृद्धावस्था के चित्रों का अत्यंत कुशलतापूर्वक चित्रण, वेरी इंपॉर्टेंट। वृद्धावस्था के चित्रों का अत्यंत कुशलतापूर्वक चित्रण कौन सी शैली में किया गया है, नागौर उपशैली में। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो कुब्बड़ पट्टी पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, नागौर और अजमेर में। तो बुड्ढे कहाँ के लोग होते हैं, सबसे पहले नागौर अजमेर के। तो जहाँ के बुड्ढे जल्दी होंगे वहीं का चित्रण अत्यंत कुशलतापूर्वक किया जाएगा। तो कहाँ का, नागौर उपशैली के वृद्धावस्था के चित्रों का अत्यंत कुशलतापूर्वक चित्रण किया गया है। कोई भी बात को वैसे पर्सनली मत लेना, सिर्फ आप याद रख सको इसलिए थोड़ा सा बीच में बता दिया जाता है कुछ ऐसे कनेक्ट करके। पारदर्शी वेशभूषा, वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए कभी मारवाड़ में जाइए, जो इधर नागौर साइड, आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको। आप अगर उधर जाएंगे तो इनकी जो वेशभूषा देखेंगे, जो कपड़े जो पहनते हैं बहुत ही पारदर्शी होते हैं, मतलब अपनी अपनी वेशभूषा होती है। जैसे आप शेखावाटी में जाओगे तो उधर सूती पहनते हैं, जो पहनावा होता है वो पारदर्शी नहीं होता है। आप मारवाड़ में जाओगे तो वहाँ का पहनावा पारदर्शी होता है। तो पारदर्शी वेशभूषा कौन सी शैली की विशेषता है, नागौर उपशैली की। मुख्य रूप से विकास मारावल, हर्राज, अखेसिंग एवं मूलराज के संरक्षण में। जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र मूमल। जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है, मूमल। प्रमुख विशेषता क्या है, मुगल जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं, एकदम स्थानीय शैली, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी कौन सी शैली है जिस पर किसी भी शैली का प्रभाव नहीं है। भाई जैसलमेर मारवाड़ के अंतर्गत आता है तो हम इसको मारवाड़ शैली के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, पर वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पे ना तो मुगल शैली का प्रभाव है ना ही जोधपुर शैली का प्रभाव है। जैसलमेर एक ऐसी शैली है जो खुद की स्थानीय शैली है, जो खुद की विशेषताएं रखती है। इस शैली पर किसी का कोई भी प्रभाव नहीं है। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये चीज़। ऐसी कौन सी शैली जिसपे किसी भी शैली का कोई प्रभाव नहीं है, जैसलमेर शैली, इसकी प्रमुख विशेषता यही है। और इस शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है, मूमल। आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो मूमल हुई थी, लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी थी, जो गीत गाया जाता है उधर ही गाया जाता है। तो मूमल का अगर चित्र बनेगा तो कौन सी शैली में बनेगा, जैसलमेर शैली में। बात करते हैं घाणेराव उपशैली। जोधपुर के दक्षिण में गोडवाड़ में घाणेराव ठिकाना। जोधपुर के दक्षिण में गोडवाड़ जो क्षेत्र आता है उसमें कौन सा ठिकाना, घाणेराव ठिकाना। और इसी ठिकाने में इस शैली का विकास हुआ। कौन सी शैली का, जोधपुर शैली की उपशैली घाणेराव उपशैली का। इसका चित्रकार कौन था, नारायण छज्जू एवं कृपाराम, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डायरेक्ट पूछे आपसे उपशैली ना पूछ के कि नारायण छज्जू एवं कृपा कौन सी शैली के चित्रकार, तो जोधपुर शैली के। अगर वो ना पूछ के अगर थोड़ा टफ बना दिया जाए क्वेश्चन को और आपको ये उपशैली पूछ ली जाए तो कौन से शैली के चित्रकार, घाणेराव उपशैली के। अब बात करते हैं हाड़ौती शैली की। इसमें ये हम हाड़ौती शैली देखेंगे। उसके बाद में चित्रकला की जो अंतिम क्लास बचेगी उसमें हम देखेंगे ढूंढाड़ शैली एवं जो अभी जो नए चित्रकार हैं उनके बारे में। बात करते हैं हाड़ौती शैली में बूंदी शैली। मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित, वेरी इंपॉर्टेंट। बूंदी शैली किससे प्रभावित है, मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित। ग्रंथ चित्रण एवं लघु चित्र, इसमें चित्रण किसका हुआ, ग्रंथ चित्रण एवं लघु चित्र। राव शत्रुसाल या आप उसे छत्रसाल भी कह सकते हैं, हाड़ा के काल में विशेष रूप से विकास। बूंदी शैली का विशेष रूप से विकास किसके काल में हुआ, राव शत्रुसाल यानी छत्रसाल। हाड़ा के काल में विशेष रूप से विकास हुआ कौन सी शैली का, बूंदी शैली का। रंग महल बनवाया, वेरी इंपॉर्टेंट। रंग महल का निर्माण किसने करवाया, राव शत्रुसाल ने या राव छत्रसाल ने। भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध। रंग महल किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए। यानी रंग महल की जो दीवारें हैं उन पे चित्र उकेरे गए हैं, यानी भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध कौन सा महल है, रंग महल। कहाँ है ये, बूंदी में।
किसने निर्माण करवाया इसका? राव छत्रसाल ने या छत्रसाल ने। भाव सिंह तथा उसके पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने मुगल शासकों के निर्देशों से दक्षिण भारत के युद्ध में भाग लिया। भाव सिंह तथा उसके पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने मुगल शासकों के निर्देशों से, यानी मुगल शासकों का प्रभाव था तो उन्होंने आदेश दिया कि आप दक्षिण भारत में युद्ध में जाओ। तो जब ये दक्षिण भारत में गए तो बूंदी शैली पर किसका प्रभाव आया? दक्षिणी शैली का प्रभाव आया। चित्रशाला का निर्माण राव उमेद सिंह के समय। देखिए, रंगमहल का निर्माण किसने करवाया? राव छत्रसाल ने। चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? राव उमेद सिंह ने। राव उमेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए बनाया चित्र 1750 में प्रसिद्ध है। अब देखिए, चित्रशाला किसके लिए बनाई जाती है? चित्रकारों को अगर छोड़ दिया कि आपका यही काम है, आप चित्र बनाओ, तो इसमें जो फेमस जो चित्र है वो क्या है? राव उमेद सिंह का है। क्या कर रहे हैं वो? जंगली सुअर का शिकार कर रहे हैं। और ये चित्र कब बनाया गया? 1750 में। राव उमेद सिंह के काल में बूंदी शैली में नवीन मोड़ आया। अब देखिए, उन्होंने ही चित्रशाला बनवाई है, स्कूल बनवाया है, तो कुछ ना कुछ तो आएगी। राव उमेद सिंह के काल में बूंदी शैली में नवीन मोड़ आया। भावनाओं की सरलता, प्रकृति की विविधता, पशु पक्षियों तथा सतरंगे बादलों, जलाशयों आदि का चित्रण। क्या किया गया? भावनाओं की सरलता, प्रकृति की विविधता, पशु पक्षियों तथा सतरंगे बादलों, जलाशयों आदि का चित्रण। वैसे देखिए, पक्षियों की शैली कौन सी शैली को कहा जाता है? बूंदी शैली को, क्योंकि पक्षियों का अब देखिए, किसी भी शैली को अगर उसका उपनाम दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस शैली में उसका सर्वाधिक चित्रण हुआ है। आकृतियां लंबी, शरीर पतले, स्त्रियों के अधर लाल, अधर यानी होठ, मुख गोलाकृत। कौन सी शैली की विशेषता? बूंदी शैली की। आकाश में घुमड़ते कजरारे मेघ, बिजली की कौंद, घनघोर वर्षा, नदी में उड़ती जल तरंगे, हरे भरे वृक्ष, चहकती चिड़ियां, नाचते मयूर, कलाबाजी दिखाते वानर एवं पहाड़ की तलहटी में विचरण करते वन्य जीव। मान लीजिए, जो प्रकृति का सबसे सुंदर चित्रण किया गया, किसमें किया गया? बूंदी शैली में। देखिए, आकाश में बादल घुमड़ रहे हैं, नहीं घुमड़ते क्या? जैसे हमारे चौमासे में वो करते हैं, गाजते हैं ऐसे जोर से, अभी बारिश आने वाली है, अभी बारिश आने वाली है, इसे बिल्कुल काले यानी काले कजरारे लगते हैं कि अभी बारिश आ जाएगी, जैसे बाढ़ आने वाली है। बिजली की कौंद, अचानक से बिजली चमकती है। घनघोर वर्षा, नदी में उड़ती जल तरंगे, और घनघोर खूब वर्षा होती है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप, पहले आकाश में बादल घुमड़ते हैं कजरारे, यानी खतरनाक तरीके से काले काले बादल हो जाते हैं। फिर बिजलियां कौंद रही है, यानी चमक रही है। फिर बिजलियां चमकने के बाद में खूब बारिश होती है। बारिश होने के बाद में, अगर बारिश होने के बाद में नदी में पानी आएगा, नदी में जल तरंगे उठती है खतरनाक तरीके से। अगर पानी मिलेगा तो वृक्ष हरे भरे होंगे। अगर वृक्ष हरे भरे होंगे तो उन पे क्या रहेंगे? फिर उतने ही उन पे पशु पक्षी रहेंगे। चहकती चिड़ियां, नाचते मयूर। मयूर कब नाचता है? जब बारिश आती है। कलाबाजी दिखाते वानर, यानी वानर भी खुश हो गए बारिश से। एवं पहाड़ की तलहटी में विचरण करते वन्य जीव। किस शैली की विशेषता है? ऐसे चित्र कौन सी शैली में बनाए गए हैं जो बिल्कुल मन को भा जाए? तो बूंदी शैली में। बूंदी शैली में विशेष महत्व किसे दिया गया? पशु पक्षी चित्रण को। यानी पशु पक्षियों की शैली कौन सी शैली को कहा गया है? बूंदी शैली को। गुलाबी, लाल, हिंगलू, हरा रंग आदि। राग रागिनी, नायिका भेद, ऋतु वर्णन, बारहमासा, कृष्ण लीला, दरबार, शिकार, हाथियों की लड़ाई। देखिए, बारहमासा, जो बारहमासा जो ग्रंथ है उस पे रचना किस शैली में की गई? बूंदी शैली में। राग रागिनी, नायिका भेद, ऋतु वर्णन, बारहमासा पूछा गया है, किस शैली में चित्रण किया गया है? बूंदी शैली में। कृष्ण, अब देखिए इसके चित्रकार कौन थे फेमस? सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और साधुराम। बात करते हैं कोटा चित्र शैली की। इस शैली का स्वतंत्र स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? महाराव राम सिंह को। कब से कब तक? महाराव राम सिंह 1661 से 1705। इस शैली का स्वतंत्र यानी आज़ादी से जो इसका चित्रण हुआ, कब? महाराव राम सिंह के काल में। महाराव भीम सिंह ने कोटा राज्य कृष्ण भक्ति का विशेष महत्व। महाराव भीम सिंह का जब यहाँ पे शासन था तो कोटा राज्य में कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया जाता था, यानी कृष्ण भगवान की विशेष रूप से पूजा होती थी। इसके फलस्वरूप अब उसका प्रभाव क्या पड़ा? मैंने आपको बताया कि जो राज परिवार जिस चीज़ को मानेगा, तो जब उस पर अगर उस समय कोई भी ग्रंथ लिखा जाएगा जो दरबार में लिखाया जाएगा, यानी जो दरबारी जो लेखक होते थे, चित्रकार होते थे, उस पर फर्क किस चीज़ का पड़ता था? जिसे राजा महाराजा मानते थे,
तो इसके फलस्वरूप कोटा शैली में वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव रहा, यानी कृष्ण भगवान का जो ये अनुयायी था तो पूर्ण प्रभाव का किसका रहेगा, वल्लभ संप्रदाय का। कोटा शैली का चरमोत्कर्ष किसके काल में, जिसमें सबसे ज़्यादा इसका विकास हुआ उमेद सिंह के समय। देखिए उमेद सिंह, बूंदी शैली में भी उमेद सिंह है, कोटा शैली में भी उमेद सिंह है, उसमें भी उमेद सिंह के समय चरमोत्कर्ष पर था और इसमें भी उमेद सिंह के समय। शिकार का समूह चित्रण वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। शिकार करते हुए नारियों एवं रानियों को कौन सी शैली में दिखाया गया है, कोटा चित्र शैली में। या शिकार का दृश्य किस शैली की विशेषता है, कोटा चित्र शैली की। स्त्री आकृति, पिन अधर, सुदीर्घ नासिका, पतली कमर, कपोल खिले हुए, सुंदर अलंकार वाली नारी, कौन सी में, कोटा चित्र शैली में। पुरुष आकृति, वृषभ कंधे, वृषभ यानी बैल, बैल के जैसे गर्दन या ऐसे मजबूत होती है ना जैसे उसकी थाप, उसकी तरह कंधे, उन्नत बोहे, मांसल देह यानी बिल्कुल भरी हुई मोटे मोटे भरी दाढ़ी मूछे, तलवार कटार एवं मोती जड़ित आभूषण वेशभूषा, उनके पास तलवार, उस वेशभूषा में तलवार कटार एवं मोती जड़ित आभूषण, किसकी विशेषता है, कोटा चित्र शैली की। हल्के हरे, पीले और नीले रंग का बहुतायत से प्रयोग, कौन सी शैली में, नीले रंग का प्रयोग आ गया, इसका मतलब किसका प्रभाव है, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। अब देखिए इसके चित्रकार कौन थे, रघुनाथ, गोविंद, डालू, लच्छीराम, नूर मोहम्मद। ये पूछा गया है गोविंद, डालू, लच्छीराम किस शैली के चित्रकार, कोटा शैली के चित्रकार। अब हम बात करते हैं झालावाड़ शैली की। झालावाड़ के राजमहलों में श्री नाथ जी राधाकृष्ण लीला, रामलीला, राष्ट्रीय वैभव के भित्ति चित्र निर्धारण होना शेष। झालावाड़ के जो राजमहल है उनमें श्रीनाथ जी यानी वल्लभ संप्रदाय, राधाकृष्ण लीला, रामलीला, राष्ट्रीय वैभव के क्या बनाए गए हैं, भित्ति चित्र यानी दीवारों पे चित्र बनाए गए हैं, पर अभी निर्धारण होना शेष है कि ये झालावाड़ शैली ही है। ये थी हमारी मारवाड़ शैली और हाड़ौती शैली। अब चित्रकला की एक क्लास और होगी जिसमें हमने आपको पहले बता दिया ढूंढाड़ शैली और जो नए जो चित्रकार आए हैं उनके बारे में। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको जो क्लासें अपलोड की जा रही है उसके नोट्स चाहिए तो आप अपने इसी चैनल के नाम से स्मार्ट स्टडी गेट सक्सेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ नोट्स अवेलेबल कराए जाते हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने चैनल को भी शेयर कीजिए ताकि अपने सब्सक्राइब बढ़े, थोड़ा मेरा भी हौसला बढ़े। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। आप लाइक एंड कमेंट कीजिए, कुछ भी कमी हो तो आप कमी बताइए। अगर आपको ऐसा है कि मुझे ये टॉपिक पहले पढ़ना है तो आप बाकायदा कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।